डियर स्टूडेंट, वीडियो लेक्चर फॉर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लिमिट स्टेट मेथड से स्लैब की डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने स्लैब के टाइप्स के बारे में देखा था। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि स्लैब दो तरह के होते हैं, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। वन वे स्लैब वो हैं जो एक ही डायरेक्शन में स्पान करते हैं, दो सपोर्ट पे सपोर्टेड होते हैं, दो अपोजिट सपोर्ट पे, और इनमें मेन रेनफोर्समेंट शॉर्ट डायरेक्शन में डल जाता है और दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील डलता है। टू वे स्लैब वो होते हैं जिनमें एल वाई ओवर एल एक्स यानी लंबी भुजा और छोटी भुजा का अनुपात 2 से कम होता है, लगभग चौकोर जैसे होंगे। इनमें चारों तरफ सपोर्ट मिलता है हमें, और इसमें मेन रेनफोर्समेंट दोनों तरफ डाला जाता है। इनके डिफरेंस हमने लगभग 11 डिफरेंस इनमें देखे थे और हमने बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ लिया है। ये रेनफोर्समेंट पैटर्न है हमारा वन वे स्लैब का। वन वे स्लैब में शॉर्ट डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट डाला जाएगा, वो मेन रेनफोर्समेंट होगा, और इसमें 50% बार को हम सपोर्ट के ऊपर बेंट अप कर देते हैं। पार्शियल फिक्सिडिटी की वजह से जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है उसके लिए हम इन्हें बेंट अप कर देते हैं। जबकि दूसरी डायरेक्शन में, लंबी डायरेक्शन में, हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील या टेम्परेचर रेनफोर्समेंट या सेकेंडरी रेनफोर्समेंट का उपयोग करते हैं, ये स्ट्रेट ही जाता है। टू वे स्लैब में हम दोनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, हम सरिये को बेंट अप कर देते हैं। 50% सरिये को बेंट अप करते हैं। दोनों तरफ मेन रेनफोर्समेंट डाला जाएगा। ये हमारा रेनफोर्समेंट का डिफरेंस होगा दोनों केसेस में। हम इस फिगर में बहुत क्लियरली देख सकते हैं, हमारा वन वे स्लैब में मेन रेनफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन बार डाले गए हैं, जबकि टू वे स्लैब में दोनों तरफ मेन रेनफोर्समेंट डाला गया है और शॉर्ट डायरेक्शन में मेन रेनफोर्समेंट पहले डाला जाएगा और लॉन्ग डायरेक्शन में उसके ऊपर डाला जाएगा, बाद में डाला जाएगा। ये डिफरेंस हमने पढ़ लिया था। अब हमें कुछ डेफिनेशंस देखनी है, कुछ आईएस कोड के द्वारा दिए हुए गाइडलाइंस देखने हैं और उनके बेस पे हमें आगे बढ़ना है। स्लैब में डिफ्लेक्शन कंट्रोल बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है। आईएस कोड में हमें बताया गया है कि अगर हमें डिफ्लेक्शन कंट्रोल करना है तो स्पान ओवर डेप्थ का रेशो सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्पान ओवर डेप्थ 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कैंटिलीवर के लिए, और स्पान ओवर डेप्थ कंटिन्यूस बीम के लिए 26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्लैब में रेनफोर्समेंट का परसेंटेज बहुत कम होता है, उसके अनुसार एक ग्राफ दिया गया है और उस ग्राफ से मॉडिफिकेशन फैक्टर निकाला जा सकता है, और ये जो हमारे कांस्टेंट है इनको मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है इस तरह से। तो स्लैब के लिए हम जो डेप्थ कैलकुलेट करेंगे इनिशियली, वो हम इन फार्मूलों का उपयोग करके कर सकते हैं। सिंपली सपोर्टेड के लिए स्पान अपॉन 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। मॉडिफिकेशन फैक्टर जनरली हम 1.4 लेके सुरक्षित रूप से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आमतौर पे हमारे स्लैब में जितना स्टील होता है उसके लिए एमएफ हमारा 1.4 आ जाता है। डेप्थ की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जब हम स्लैब डिज़ाइन करते हैं तो स्लैब में जितना लाइव लोड लगता है लगभग उतना ही डेड लोड होता है, यानी डेड लोड स्लैब के डिज़ाइन में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। डेड लोड कैसे निकालें, इसके लिए हमें स्लैब की डेप्थ का पता होना जरूरी है। ये रिकर्सिव प्रोसेस हो जाती है। हम पहले क्या निकालें, इसके लिए हम डेप्थ का एक मान एज्यूम कर लेते हैं, बाद में चेक कर लेंगे कि वो मान सही था या नहीं था। अगर सही है तो डिज़ाइन ठीक है, नहीं है तो डिज़ाइन ठीक नहीं। उसके लिए हमें इनिशियली स्पान ओवर डेप्थ से डी का मान अनुमान करना होता है, और उसके लिए हम
ये डिफ्लेक्शन कंट्रोल का फार्मूला उपयोग कर लेंगे। अगली हमारी जो समस्या होती है वो इफेक्टिव स्पान की होती है। हमारे रूम में इनर टू इनर जो डिस्टेंस होती है, बॉल टू बॉल जो डिस्टेंस होती है, वो क्लियर स्पान कहा जाता है। इफेक्टिव स्पान निकालने के लिए आईएस कोड ने कहा है कि हमें दो अलग अलग तरीके से सिंपली सपोर्टेड बीम का इफेक्टिव स्पान निकाल के देखना है। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हमें इफेक्टिव स्पान कैलकुलेट करने के लिए पहले क्लियर स्पान में इफेक्टिव डेप्थ जोड़ देनी है बीम की। हमारा एक कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे के लिए हमें सपोर्ट के सेंटर से दूसरे सपोर्ट के सेंटर तक की डिस्टेंस, यानी सेंटर टू सेंटर सपोर्ट डिस्टेंस लेनी है। इस सपोर्ट की आधी चौड़ाई इसमें जुड़ जाएगी, ऐसे ही इसकी भी आधी चौड़ाई इसमें जुड़ जाएगी। इस तरह से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ जाएगी। ये दो कैलकुलेशन करके हम इफेक्टिव स्पान निकाल लेंगे। इनमें से जो भी कम होगा उसे उपयोग कर लेंगे। मान लें कि क्लियर स्पान हमारा 4000 मिलीमीटर है, डेप्थ हमारी 120 मिलीमीटर है, सपोर्ट हमारी 230 मिलीमीटर और 230 मिलीमीटर की। तो पहले हम निकालेंगे इफेक्टिव स्पान, वो होगा 4000 प्लस 120 4120 mm। दूसरा निकालेंगे प्लस इसका आधा और इसका आधा, इनमें से जो कम होगा यानी ये, तो हमारा जो इफेक्टिव स्पान होगा वो इतना हो जाएगा। इस तरीके से हम सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए इफेक्टिव स्पान कैलकुलेट करेंगे। अगला जो हमारी गाइडलाइन थी रेनफोर्समेंट रिक्वायरमेंट से रिलेटेड थी, मिनिमम रेनफोर्समेंट हम कितना उपयोग करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की क्वांटिटी भी हम इसी फार्मूले से निकालेंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हमारा मिनिमम होता है, AST1 कहेंगे हम इसे। तो अगर हम माइल्ड स्टील यूज कर रहे हैं तो हमें 0.15% स्टील यूज करना है, ग्रॉस सेक्शन का, जो सेक्शन की जो ग्रॉस डायमेंशन है उसका। इसमें ध्यान देना है कि जब हम स्लैब डिजाइन करते हैं तो बी का मान हमेशा 1000 मिलीमीटर लेते हैं या 1 मीटर लेते हैं। हम स्लैब को 1-1 मीटर की स्ट्रिप के रूप में मानते हुए डिजाइन कर लेते हैं, इसलिए बी का मान स्लैब में 1 मीटर ही रखना है। दूसरी चीज ध्यान देने की है, जो हमारे आरसीसी के बहुत ही कम फार्मूले में उपयोग होता है, यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ का उपयोग हुआ है। यानी हमें ओवरऑल डेप्थ लेनी है, इफेक्टिव डेप्थ इस फार्मूले में उपयोग नहीं करनी है। तो माइल्ड स्टील के लिए हम 0.15% ऑफ बी इंटू कैपिटल डी यानी ओवरऑल डेप्थ ले लेंगे। लेकिन अगर हम टॉर स्टील यूज कर रहे हैं, ट्विस्टेड बार यूज कर रहे हैं, HYSD बार्स यूज कर रहे हैं, तो हमें केवल 1.12% ऑफ स्टील लेना है। ये हमने 100 से डिवाइड करके लिखा हुआ है, बात एक ही है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वैल्यूज पूछी जाती हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से ये चीजें याद होनी चाहिए। माइल्ड स्टील के लिए 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया और HYSD के लिए 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया लेनी है। बी हमेशा 1000 मिलीमीटर होगा स्लैब के केस में,
और डी यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ लेनी है। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार हम कितना यूज कर सकते हैं, किस डायमीटर तक का बार हम स्लैब में यूज कर सकते हैं। आईएस कोड कहता है कि हमारा जो बार का डायमीटर है वो स्लैब की थिकनेस के 1/8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा बार डायमीटर स्लैब की थिकनेस के 1/8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम 120 मिलीमीटर का कोई स्लैब बना रहे हैं थिकनेस का, तो हम जो मैक्सिमम सरिया यूज करेंगे वो 15 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मार्केट में आमतौर पे इससे छोटी साइज 12 मिलीमीटर होती है, तो हम 120 मिलीमीटर के स्लैब में 12 मिलीमीटर से ज़्यादा का सरिया उपयोग नहीं कर पाएंगे, 15 मिलीमीटर से ज़्यादा का सरिया उपयोग नहीं कर पाएंगे। अगली चीज थी मिनिमम डायामीटर ऑफ बार क्या लेना है, वो मैक्सिमम था। अब हमें मिनिमम के बारे में बात करनी है। मेन रेनफोर्समेंट के तौर पे उपयोग कर रहे हों और माइल्ड स्टील की बार यूज कर रहे हों, तो हम कम से कम 10 मिलीमीटर के बार यूज करेंगे। और टॉर स्टील के डिफॉर्म्ड बार यूज कर रहे हों तो हम कम से कम 8 मिलीमीटर के बार उपयोग करेंगे। इससे कम डाया का बार मेन रेनफोर्समेंट के तौर पे उपयोग नहीं हो पाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बार के तौर पे हम 6 मिलीमीटर का सरिया कम से कम उपयोग करेंगे। और हमें ध्यान रखना है कि मार्केट में जो सबसे पतला सरिया आता है वो 6 मिलीमीटर का ही होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कम से कम 6 मिलीमीटर के बार यूज करेंगे। डिफॉर्म्ड बार अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम 8 मिलीमीटर के मेन रेनफोर्समेंट में यूज करेंगे। प्लेन रेनफोर्समेंट माइल्ड स्टील हम जनरली यूज नहीं करते, 10 मिलीमीटर का यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम डायामीटर के बारे में बता दिया कि स्लैब की थिकनेस का 1/8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कवर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारी स्लिप को बचाने के लिए, हमारे रेनफोर्समेंट को बाहरी एलिमेंट से, एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए, और हमारा कंक्रीट मोनोलिथिकली वर्क करे, इसके लिए कवर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम किसी भी सेक्शन में कितना कवर रख सकते हैं, इसके लिए आईएस कोड ने बहुत सारे गाइडलाइन दिए हैं। अगर हम 12 मिलीमीटर से छोटे सरिये, 12 मिलीमीटर से कम डाया के सरिये उपयोग कर रहे हैं तो हम कवर 15 मिलीमीटर रख सकते हैं। अदरवाइज हमें कवर 20 मिलीमीटर रखना है। यानी सरिये अगर 12 मिलीमीटर से ज़्यादा हैं तो सरिये का डाया अगर 12 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो 20 मिलीमीटर का कवर रखेंगे, क्लियर कवर। और अगर 12 मिलीमीटर से छोटे सरिये दिए हैं तो हम 5 मिलीमीटर की साइज कम कर सकते हैं कवर में और 15 मिलीमीटर के यूज कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज हमें समझनी बहुत जरूरी है। सरिये के नीचे से यहाँ तक की ये दूरी, ये क्लियर कवर कहलाती है और ये मान हमारे क्लियर कवर के ही हैं। जबकि सरिये के बीचों बीच से यहाँ तक की दूरी इफेक्टिव कवर कहलाती है। इफेक्टिव कवर में सरिये का आधा डाया भी जुड़ जाता है। मान लो इन सरिये का डाया 5 है तो इफेक्टिव कवर इज इक्वल टू क्लियर कवर प्लस 5/2। तो इफेक्टिव कवर निकालने के लिए ये फार्मूला याद रखना है। और ये क्या चीजें दी गई हैं, ये क्लियर कवर दिए गए हैं। 12 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा का सरिया है तो 20 मिलीमीटर, और अगर 12 मिलीमीटर से कम का सरिया है तो 5 मिलीमीटर कम कर सकते हैं, यानी 15 मिलीमीटर कवर रख सकते हैं। इससे ज़्यादा कवर रखने में कोई रोक नहीं है, लेकिन डेड वेट बढ़ जाता है। हमारे स्लैब में क्रैकिंग ना हो
उसके कंट्रोल के लिए हम स्पेसिंग, रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग को एक सीमा से ज़्यादा नहीं रख पाते हैं। अगर हम मेन बार की बात करें तो मेन बार में जो अधिकतम स्पेसिंग होगी वो 3D होगी या 300 मिलीमीटर अधिकतम होगी। यानी ये दो जो मान निकालेंगे, इनमें जो कम है वो अपने आप लागू हो जाएगा। मान लो कहीं पे हमने कैलकुलेशन किया और स्पेसिंग आई कैलकुलेशन से 150 मिलीमीटर, स्लैब की गहराई है 120 मिलीमीटर, तो 3D हो जाएगा 360 मिलीमीटर और 300 मिलीमीटर। तो इनमें जो सबसे कम आएगा उसे हम स्पेसिंग के तौर पे उपयोग कर पाएंगे। उसी तरह से सेकेंडरी रेनफोर्समेंट के लिए या सेकेंडरी रेनफोर्समेंट के लिए या टेम्परेचर रेनफोर्समेंट के लिए या हमारे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए जो मैक्सिमम स्पेसिंग होगी बार की वो 5D होगी या 450 मिलीमीटर रख सकते हैं। इनमें से जो कम होगा वो ले लेंगे या कैलकुलेशन में इससे कम आता है तो वो ले लेंगे। इससे ज़्यादा की स्पेसिंग हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की नहीं रख सकते। ये मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए गाइडलाइन है आईएस कोड के। हमारे लिए जब हम बीम डिज़ाइन करते हैं, जब हम कॉलम डिज़ाइन करते हैं तो हम इसमें बार की संख्या निकालते हैं कि इतना AST प्रोवाइड करने के लिए कितने नंबर ऑफ बार्स डालने पड़ेंगे। स्लैब में ऐसा केस नहीं है। स्लैब में हम सरिये के बीच की स्पेसिंग निकालते हैं। तो स्पेसिंग निकालने के लिए हम बड़ा सरल सा फार्मूला यूज़ करते हैं, एरिया ऑफ वन बार इंटू 1000 अपॉन रिक्वायर्ड एरिया इन मिलीमीटर स्क्वायर पर मीटर। हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल लेके, मान लो हम 10 मिलीमीटर की बार यूज़ कर रहे हैं, हमें AST प्रोवाइड करना है। मान लो हमें स्टील यूज़ करना है 600 mm स्क्वायर। तो स्पेसिंग निकालने के लिए हम π/4 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 1000 ओवर 600 कर देंगे तो हमें सरिये की स्पेसिंग आ जाएगी। उसी तरह से कई बार हमारे पास स्पेसिंग होती है बार का डायामीटर होता है और हमें एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना होता है, तो उसके लिए भी हम इसी फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करके यूज़ कर लेंगे। π/4 इंटू D स्क्वायर इंटू 1000 अपॉन स्पेसिंग, और इससे जो वैल्यू आएगी वो AST की आ जाएगी। तो ये दो चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। स्लैब के केस में हम सरियों के बीच की दूरी निकालते हैं, स्पेसिंग निकालते हैं, वो कैसे निकालना है जबकि हमें बार का डाया पता हो और एरिया ऑफ स्टील पता हो। कई बार चेक करने के लिए हमें AST निकालना पड़ता है, उस केस में स्पेसिंग और बार डाया का उपयोग करके हमें एरिया ऑफ स्टील निकालते आना चाहिए। अब हमें वन वे स्लैब की डिज़ाइन के बारे में पढ़ना है, जो हम अपने अगले लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें एक वन वे स्लैब कैसे डिज़ाइन करना है जबकि हमें वन वे स्लैब का स्पान दिया हो, सपोर्ट की डायमेंशन दी हो, मटेरियल की क्वालिटी, मटेरियल के पैरामीटर यानी हमें FCK और FY दिया हो, तो हम फिर उससे पूरा स्लैब कैसे डिज़ाइन करेंगे, स्लैब की डिज़ाइन करने के बाद उसकी ड्राइंग कैसे बनाएंगे, ये हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।